चुनाव में योगी को न अखिलेश, न कांग्रेस, न बसपा अगर हराएगा तो संविदा कर्मी हराएगा। मुझे लगता है योगी जी के चारों तरफ इतनी मजबूत दीवार बन गई है जिसको कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। चंद अधिकारी इस प्रदेश में उनके आँख और कान बन चुके हैं। इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए कुछ भी करना पड़े। मैं महात्मा गांधी का अनुयायक जरूर हूँ, लेकिन महात्मा गांधी ने भी कहा था, जिस दिन मुझे कायरता और हिंसा के बीच में चुनाव करना पड़ गया तो मैं हिंसा को चुनूंगा। अगर आज उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होती है तो वंचित समाज में सबसे पहले ब्राह्मण आएगा। गांव में आपको 50% पंडित जी के घर कच्चे मिलेंगे, लेकिन बहुत सी पिछड़ी जातियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की जाति का घर पक्का नहीं मिलेगा। आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा, मोटरसाइकिल भी मिलेगी और बोलेरो जीप भी मिलेगी। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। यूपी चुनाव 2022 अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार यह दावा कर रही है कि पिछली बार से अधिक सीटें इस बार जीतकर वह फिर से सरकार में आएंगे। वहीं अखिलेश यादव के दावे हैं कि वह 400 सीट कम से कम इस बार लेके आएंगे। योगी सरकार के दावों में कितना दम है यह तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह का असंतोष यूपी में इस वक्त देखने को मिल रहा है, योगी सरकार के दावे निराधार लग रहे हैं। चाहे मनरेगा कर्मियों, संविदा कर्मियों या एम्बुलेंस कर्मियों का सवाल हो, बहुत सा असंतोष जनता के भीतर, जनता के मन में है। आज हमारे साथ मनरेगा कर्मियों, संविदा कर्मियों की आवाज़ उठाने वाले संजय दीक्षित जी साथ जुड़ रहे हैं और कई सारे मुद्दों पे ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। बीते 26 तारीख को इनको जेल भी जाना पड़ा। इसी संदर्भ में चलिए हम इनसे समझते हैं कि कौन से मुद्दे हैं, किस तरह ये इन्होंने एक आंदोलन प्लान किया है। 17 को जो आंदोलन होना है, क्या मुद्दे उसमें रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुदीप जी। 26 तारीख को आप एक आंदोलन में इको गार्डन में शामिल होने गए, जिसके बाद आपकी गिरफ्तारी कर ली गई। 28 तारीख को आप समायोजन मार्च निकालने वाले थे। कैसे, क्या मुद्दा रहा, क्यों आपकी गिरफ्तारी की गई, इसके पीछे की वजह क्या थी? पुरानी बात है, लेकिन ये बात, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो संगठन हैं संविदा कर्मियों के, उनके पीछे विभाग के अधिकारी रहते हैं। ये दुर्भाग्य है। 28 तारीख के कार्यक्रम को असफल करने के लिए विभाग द्वारा प्रायोजित वो धरना था, लेकिन क्योंकि उसमें 10-15 हज़ार संविदा कर्मी थे और वो सुबह से मुझको बुला रहे थे और इसीलिए उन संगठन वालों ने मुझे बुलाया। लेकिन जो एक फर्जी वार्ता हुई थी आंदोलन शुरू होते ही, जब मुझे वो मालूम चला तो मैंने बताया कि ये सब गलत हुआ, धोखा हो रहा है। इस पर उन संगठन वालों ने पुलिस प्रशासन से मिलकर झूठी तहरीर दी, जिसके अंतर्गत मुझे गिरफ्तारी की गई और मैंने गिरफ्तारी के बाद जो धाराएं लगाई थी उनको कबूल करने से इनकार किया। न मुचलका भरने की बात मैंने स्वीकारी और न ही जमानतगीर पेश करने की बात स्वीकार करी, क्योंकि यह मेरे उसूलों के खिलाफ था और मुझको जेल जाना पड़ा। और जेल का भी जीवन में पहला बार अनुभव था, तो उस बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन जो विषय आपने कहा संविदा कर्मियों का, आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे समाज का जो शिक्षित नौजवान है वो इस मकड़ जाल, इन बेड़ियों से अनजाने में बंधता जा रहा है। अपने मेहनत के पिता की कमाई 1-2 लाख रुपए वो दे के इस तरह की नौकरी पाता है, उसके बाद जीवन पर्यंत वो एक भ्रष्ट दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति, सरकारी अधिकारी उसको बना देते हैं, मानसिक यातना देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या की, क्योंकि 11 महीने से उसको मानदेय नहीं मिला था। तो ये जो दुनिया है संविदा व्यवस्था की, ये बहुत काल कोठरी है। और केवल ये विषय, मैं केवल मनरेगा कर्मियों की बात सोचता था, लेकिन जब मैंने इसको गहनता से अध्ययन किया तो ये विषय आज की हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए भविष्य की बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो आप कह रहे हैं चुनाव में योगी को न अखिलेश, न कांग्रेस, न बसपा अगर हराएगा तो संविदा कर्मी हराएगा। इसलिए संविदा कर्मियों की न्यायोचित मांग माननी पड़ेगी योगी सरकार।
जिन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप बीते 1 जुलाई से अनशन पे भी थे, लगातार आप अनशन पे बैठे, फिर अभी आपने कुछ जिलों का भ्रमण भी किया, आगे भी आप भ्रमण करने का प्लान कर रहे हैं। 5-6 सूत्रीय मांगे हैं आपकी। अभी जो 17 तारीख का आपका आंदोलन है, वो किन मांगों के आधार पे रहेगी और उसकी रूपरेखा क्या है? देखिए अब सुदीप जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी कोई भी मांग ऐसी नहीं है कि जो संविधान, उच्चतम न्यायालय और हमारा जो जो बेसिक नियम कानून है, पार्लियामेंट है, उसके जो उनके निर्णय है उसी की मेरी मांग है। अगर मैं समान काम समान वेतन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में बोबड़े साहब की बेंच ने ये कहा था कि अगर वर्तमान जो भर्तियां हो रही हैं संविदा पे, अगर समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है तो वो अमानवीय है। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया था सरकारों पर। उनका स्पष्ट कहना था कि वर्तमान संविदा व्यवस्था इस देश में बेरोजगारी और मजबूरी नौजवानों की का शोषण सरकार कर रही है। तो संजय दीक्षित क्या गलत कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर मैं कह रहा हूं कि मनरेगा में जो जूनियर इंजीनियर है, जिसको तकनीकी सहायक का पद नाम दिया गया है, उसको आप 11,200 रुपये दे रहे हैं। वहीं जो ब्लॉक में जेई पीडब्ल्यूडी है, जेई आरईएस है, उसको आप 70,000 रुपये दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि उसको उनके ग्रेड का न्यूनतम जो स्तर है वो और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू दिस। मेरी ये मांग है। दूसरी बात जो हमारी मांग है कि ये जो सेवा प्रदाता है, आप जेम पोर्टल, सेवा प्रदाता, जो भी चीज़ें हैं, आप सामान खरीद फरोख्त कीजिए, शिक्षित नौजवानों की खरीद फरोख्त मत कीजिए। सरकारी तंत्र पर्याप्त है कि प्रॉपर लिखित परीक्षा लें, इंटरव्यू लें, नॉर्म्स तय करें और भर्ती करें। आप उसको 25% एक्स्ट्रा पैसा, 18% जीएसटी, 5% सर्विस चार्ज और प्लस वो वसूलता है 10-10 महीने का तनख्वाह कमीशन के रूप में, आधा खुद रखता है और आधा भ्रष्ट अधिकारियों को देता है। इस व्यवस्था के मैं खिलाफ हूँ। तो जो मेरी मांगे हैं, समायोजन सबसे महत्वपूर्ण। किसी व्यक्ति को आप लगातार 2-4 साल से ज़्यादा संविदा पे नहीं रख सकते हैं। जो काम निरंतर होना है विभाग में, कई हाई कोर्ट्स बोल चुकी हैं, जिस कार्य की निरंतरता स्थापित हो वहाँ संविदा पे नहीं पूर्णकालिक कर्मचारी हो जी। तो मेरी मांग है कि इनका समायोजन किया जाए। 14 साल से काम कर रहे हैं और ये काम जो कर रहे हैं वो सदैव होता रहेगा। चौथी चीज़ है, मैं आपको कानून क्या इस देश का कहता है कि या तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दो, या तो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको मिनिमम वेजेस। जी, मिनिमम वेजेस एक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट चूँकि अब नॉर्म्स में है, तो फिर सरकारें इससे भागती क्यों हैं? और आप 2 मांग कर रहे हैं प्रमुख तौर पे, एक तो समान काम का समान वेतन, दूसरा समायोजन। तो आपके बेसिक मुद्दे इन्हीं पे आधारित रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं आपको अब इस बात पे मैं बता दूं क्यों मैं कह रहा हूं कि इनको नियमित करो। पहली बात तो जो भर्ती निकाली है 59,000 पंचायत सहायकों की जी, उनको सरकार ने कहा है हम 6,000 रुपये तुम्हें देंगे और अधिकतम 3 साल तक नौकरी देंगे जी। अब वो नौजवान लड़का किसी भविष्य में किसी कंपटीशन में भी रहने लायक नहीं रहा। 6,000 रुपये में आज के समय में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के उस नौजवान को सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग देगा। केवल मैं अपने 45,000 की बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में मुझे चिंतित वो 60,000 हैं जो सरकार ने कहा कि हम उनकी नहीं भर्ती करेंगे। मेरा एक सवाल, ये पूरी इस्ताहार में ये बातें निकली थी कि हम 6,000 मानदेय पे आपको रखेंगे। क्या न्यायालय इसको संज्ञान में लेके इसे स्वतः निरस्त करने के लिए कुछ नहीं करती, कर नहीं सकती? बिल्कुल कर सकती है। तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन दुर्भाग्य है लोकतंत्र में वी आर अ फेडरल स्टेट। फेडरल मीन्स वी आर अ वेलफेयर स्टेट। फेडरल इज संघीय बात हो गई। वेलफेयर स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा देश। लोक कल्याणकारी कार्य करने वाली सरकार लोक कल्याणकारी कार्य की जगह उत्पीड़न सरकार कर रही है।
हर जगह इस देश में मैं पिछले 5-10 साल से देख रहा हूँ, कुछ हस्तक्षेप जब कोर्ट करता है, कोर्ट का हस्तक्षेप दुर्भाग्यशाली है। जो कार्य सरकारें करना चाहिए वो कोर्ट कभी कभी करता है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश है, समान काम का समान वेतन। अगर किसी नौजवान को आप पंचायत सहायक रख रहे हैं तो आप पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑल द सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, ईपीएफ अगर 1 महीने भी किसी कर्मचारी को आप रखेंगे तो आपको ईपीएफ का लाभ देना होगा। तो ये नहीं दे रही है सरकार। कोर्ट्स लोग जाते हैं, सही तरह से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। कोर्ट्स भी कभी कभी बहुत एक क्रांतिकारी निर्णय देते हैं, कभी कभी कोर्ट्स भी वो भी इसी सिस्टम का अंग है। मैं माननीय न्यायालयों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपका ये प्रश्न सही है कि ऐसे भर्तियों पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि योगी सरकार लगातार इश्तहारों के माध्यम से कह रही है कि हमारे यहाँ रोज़गार की कमी नहीं है, मैं बहुत रोज़गार दे रहा हूँ। सरकारों का दावा है कि रोज़गार की कमी उत्तर प्रदेश में कम से कम तो नहीं है, जबकि देश के बेरोज़गारी आंकड़ों को देखें तो हर चौथे व्यक्ति के पास रोज़गार की आवश्यकता है और उसके पास रोज़गार नहीं है, और न सरकारों के पास ऐसी कोई प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे सबको समायोजित किया जा सके, रोज़गार दिया जा सके अलग अलग सेक्टर्स में। कोरोना के बाद नौकरियां बहुत भारी मात्रा में गई हैं। ये यूपी का मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है? एक बात समझ लीजिए, यूपी हो या पूरा देश हो, कोई भी सरकार सरकारी सिस्टम में रोज़गार देके बेरोज़गारी नहीं ख़त्म कर सकती। रोज़गार इस देश में 80% से 90% तक प्राइवेट सेक्टर देता है। सरकारी तंत्र में रोज़गार 10% नौजवानों को मिलता है। तो पहली बात तो योगी सरकार कह रही है जो हम 4 लाख रोज़गार दे रहे हैं, इससे रोज़गार की समस्या हल हो गई। जिस प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं, यहाँ के कानून व्यवस्था को देख के, यहाँ के विकास को देख के, जहाँ औद्योगिक इकाई ठप पड़ी हैं, केवल कागज़ों में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की बात हो रही है, वहाँ रोज़गार तो है ही नहीं बेटा। लेकिन मैं सरकारी विभागों की जो रोज़गार का एक झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये रोज़गार नहीं है। 4 लाख रोज़गार सरकारी विज्ञापन बता रहा है कि योगी सरकार ने दिए पिछले 6 महीने। 4 लाख में 3.25 लाख रोज़गार जब आप उसके अंदर पहुंचेंगे तो वो संविदा पे हैं। संविदा पे मैं फिर से कहूँगा, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो हमारी आशा बहू हो, चाहे वो रसोइयाँ हो, चाहे वो एम्बुलेंस ऑपरेटर हो, चाहे वो रोडवेज़ में ड्राइवर और कंडक्टर हो, आप जाके इनके घर में देखिए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये भ्रष्ट अधिकारी ब्यूरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी की चाल है जिसमें योगी आदित्यनाथ पूरी तरह फंस चुके हैं। हम 17 को योगी जी को यही बताने आ रहे हैं कि जिस ग्रामीण उत्तर प्रदेश में 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है विकास कार्यों में, वहाँ एक सरकारी कर्मचारी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, 30 से 35 हज़ार करोड़ हर साल खर्च होता है। फिर किन कारणों से एक नियमित कर्मचारी गांव को नहीं दिया जा रहा है? एक बात, जबकि 58 से 60 हज़ार गाँव हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। एक बात आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार नहीं होगा तो अधिकारी को कमीशन कौन देगा? बात यहीं से शुरू होती है। भ्रष्टाचार होना मजबूरी और ज़रूरी है इस भ्रष्ट तंत्र के लिए। राजनेता को उसका हिस्सा चाहिए, ब्यूरोक्रेट को उसका हिस्सा चाहिए। बीडीओ साहब ब्लॉक में आते हैं केवल वसूली करने। आप ये वसूली, ये भ्रष्टाचार बंधुआ मजदूर से सबसे बेहतर करा सकते हैं, क्योंकि जब ये भ्रष्टाचार कभी पकड़ा भी जाएगा तो आपके लिए कोई नियम कानून नहीं, आप सीधे उसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं होती है, नियम कानून है, वो तुम तत्काल कोर्ट जा सकता है, लेकिन इन संविदा कर्मियों के पास कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। आपने HR पॉलिसीज़ की भी मांग की थी इस संदर्भ में। HR पॉलिसी की बात है, मैं आपको उसका जो मैंने आंकड़ा दिया 30-35 हज़ार करोड़ का, मैं उसको खुलासा करता हूँ कैसे। 8 हज़ार करोड़ प्रतिवर्ष मनरेगा में जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राज्य वित्त और 15वां वित्त में जा रहा है, 5,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास में जा रहा है, 6,000 करोड़ रुपए शौचालय में जा रहा है,
4,000 करोड़ रुपए जीविका मिशन में जा रहा है। आप सब जोड़ के देख लीजिए, इतनी योजनाओं का इतना पैसा गांव जा रहा है, और वो केवल संविदा कर्मी, प्रधान जी और मात्र 10,000 ग्राम विकास अधिकारी इसको देखेंगे। ये जो गांव में पूर्णकालिक कर्मचारी न देने की बात है, ये न्याय संगत भी नहीं है, ये गांव के विकास के साथ भी धोखा है। यह तो एक मतलब पूरी तरह अनलॉफुल एक्ट है, और जैसा मैंने पहले भी सवाल किया कि न्यायालयों को इस पे स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आपका जो आंदोलन 17 को है, उसमें 2 प्रमुख मांगें आपने बताई हैं, और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी 4 दिन पहले हरदोई में एक रोज़गार सेवक ने आत्महत्या की, क्योंकि 11 महीने से उसको मानदेय नहीं मिला। अब उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई है। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। अब खुलकर उत्पीड़न और लूट हो रही है, बेलगाम है ब्यूरोक्रेसी। मुझे लगता है योगी जी के चारों तरफ इतनी मजबूत दीवार बन गई है जिसको कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। चंद अधिकारी इस प्रदेश में उनके आंख और कान बन चुके हैं। इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए कुछ भी करना पड़े। मैं महात्मा गांधी का अनुयायक जरूर हूँ, लेकिन महात्मा गांधी ने भी कहा था, जिस दिन मुझे कायरता और हिंसा के बीच में चुनाव करना पड़ गया तो मैं हिंसा को चुनूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ओवरफ्लो करता है। 17 तारीख को कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम लोग आएंगे और तब तक लखनऊ रहेंगे जब तक इस सरकार को इन अधिकारियों की काली करतूतों की जानकारी ना हो जाए। यानी योगी के राम राज्य की खुली चुनौती आप संजय दीक्षित जी दे रहे हैं। मैं योगी जी को बहुत सम्मान करता हूँ। मैं 20 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। मुझे मालूम है कि पिछले 3 दशक में ये पहला मुख्यमंत्री है जो निजी रूप से भ्रष्ट नहीं है किसी भी तरह। लेकिन राजा जितना ईमानदार हो, उसके नीचे अगर लूट हो रही है तो उसका भी दोष राजा पे ही जाता है। योगी जी पूरी तरह जिम्मेदार हैं जो उस प्रदेश में लूट अराजकता फैल रही है। जिस तरह कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है, पूरी तरह योगी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और हम लोग ने बहुत मजबूरी और दुख से ये कदम उठाया है। लखनऊ में अनिश्चित काल रहने के लिए हर कर्मचारी को 4-5 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा अपने जेब से। ऐसी स्थिति में करो या मरो, अगस्त क्रांति दिवस पे जो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, आज वही नारा चरितार्थ होगा 17 तारीख को लखनऊ में। घेरा डालो डेरा डालो, मतलब यह आंदोलन 17 का आपका अनिश्चितकालीन आगे बढ़ सकता है जब तक कि आपकी मांगे पूरी नहीं। बिल्कुल, इस आंदोलन में हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानने वाले भी नहीं हैं। हम घेरा डालेंगे, सड़क पे सोएंगे, हम भीख मांगेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ तक ये बात हम पहुंचा के मानेंगे क्या अत्याचार अन्याय 5 सालों में इन कर्मियों के साथ हुआ है। और आने वाले समय में जो षड्यंत्र है, पंचायत सहायक की नियुक्ति, सेवा प्रदाता का इंट्रोडक्शन, ये सब डकैती केंद्रीकृत लूट का उदाहरण है। हम न्याय लिए बिना लखनऊ से नहीं जाने वाले हैं। सेवा प्रदाता पे एक आखिरी सवाल, सेवा प्रदाता जो है, आउटसोर्सिंग क्यों सरकारों की मजबूरी बनी हुई है? देखिए भाई, हर अधिकारी चाहता है कि हमें एक साथ एक मुश्त रकम मिल जाए लूट की। तो ये केंद्रीकृत लूट का एक सबसे आसान तरीका है। जिले जिले आप पैसा मांगें भर्ती के लिए, इससे अच्छा एक ठेकेदार आ जाए, वो सारी भर्ती करे और हमें लूट का हिस्सा दे दे। और कुछ नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी की मार्कशीट, उसके डिटेल्स चेक करने का जितना अच्छा तरीका राज्य सरकार के पास है, किसी ठेकेदार के पास नहीं होगा। IAS अधिकारी DM होता है, उसके अंडर में कमेटी बनेगी और नौजवानों का इंटरव्यू होगा तो वो बेहतर इंटरव्यू लेगा। ये ठेकेदार क्या लेगा? सेवा प्रदाता मानव शिक्षित नौजवानों की एक दुकान है जो शोषण और उत्पीड़न से परिपूर्ण है। यानी यह पूरा जो कवायद चल रहा है, यह लूट तंत्र को और समृद्ध करने की कोशिश है, और इसी के खिलाफ आप 17 को पूरा आंदोलन प्लान किए हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 17 तारीख को हम अपने कष्ट बताएंगे, क्यों हमारा बच्चा आत्महत्या कर रहा है वो बताएंगे। EPF ऐसी सामाजिक सुरक्षा का कवच 4 साल से आयुक्त नरेगा चिट्ठी भेज रहा है जिलों में
और आज तक उसको लाभ नहीं मिला। ये जो बेलगाम नौकरशाही है, ये जो बड़े बाबू हैं, इन लोग की क्या दोयम दर्जे का नागरिक है संविदा कर्मी? क्या उसको बराबर के अधिकार नहीं मिले हैं हमारे लोकतंत्र में? उसके साथ आचरण ऐसा ही होता है, उसका अपमान करते हैं लोग। एक ब्यूरोक्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपशब्द यूज़ करता है। मैंने तो कहा है कि अगर दोबारा ऐसा वीडियो सामने आ गया तो पूरे प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये खुला उल्लंघन है मानव अधिकार का भी और एक सम्मानजनक जीवन जीने के में बाधा उत्पन्न करने का। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, चूँकि चुनावी वर्ष चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जाति आधारित राजनीति में अभी जातिगत आधार सियासत बहुत चरम पे चल रही है। कल अभी ओबीसी का आपने बिल देखा, पास किया गया। जातिगत राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जातिगत राजनीति हमारे देश में दुर्भाग्यवश पिछले 4 दशकों से चल रही है, लेकिन मंडल कमीशन के बाद से उस राजनीति को बहुत ताकत मिली। मैं सदैव वंचित वर्ग के लिए सरकार को चिंतित रहना चाहिए। जब आप वंचित वर्ग का ईमानदारी से आकलन करेंगे तो स्वतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जातों में जो वंचित वर्ग है स्वतः आ जाएगा। लेकिन ये कभी किसी सरकार ने नहीं किया। ये कभी किसी सरकार ने नहीं किया कि वास्तविक वंचित वर्ग का चिन्हीकरण करें और उसको सरकारी योजनाएं का लाभ मिले। राजनीतिक दलों ने ये देखा कि कौन सी जाति ज़्यादा है। लाभ नौकरी से लेके हर चीज़ का लाभ कुछ विशेष जातियों को मिल जाए और वह जाति एक वोट बैंक बन जाए। यह है इस प्रदेश और देश का राजनीतिक दलों का एक नज़रिया रहा। आज कास्ट बेस्ड सेंसस की बात चल रही है कई वर्षों से। इसी सवाल से कास्ट बेस्ड सेंसस की भी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी मांग लगातार पार्टियों द्वारा, पिछड़े जातियों के द्वारा लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया पे इसकी बहुत डिमांड हो रही है कि नहीं, इसको लागू करना चाहिए, इस बार सेंसस हो जातिगत आंकड़ों पे आधारित। कितने सहमत हैं? इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में भी जो आशंका है वो भी निराधार नहीं है कि जातिगत कास्ट सेंसस जिस दिन घोषित किया जाएगा, हुआ है 2011 में भी, लेकिन भारत सरकार ने उसको घोषित करने से मना कर दिया था कि हम इसके रिजल्ट्स क्या है एग्जैक्ट फिगर नहीं बताएंगे, क्योंकि हम वैसे ही त्रस्त हैं जातिगत राजनीति से और उसके दुष्परिणामों से। जी। आज अगर हमारे समाज को ऑफिशियली जातियों में बांट दिया जाएगा तो कुछ लोगों की आशंका है कि हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है, जो टूट है, वो और सीमेंटेड हो जाएगी। लेकिन मुझसे आज आप निजी तौर से अगर पूछें, जी। जातिगत सेंसस घोषित करना के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं, क्योंकि 100 साल पहले जाति का सेंसस हुआ। कौन सी जाति कितनी समृद्ध हो गई, कौन सी जाति आज भी कितनी पिछड़ी है, किस जाति की क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वो सामने आने से बहुत सी जाति जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं उनको शायद योजनाओं और अन्य लाभों से वंचित कर बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं और दावा कर सकता हूं, अगर आज उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होती है तो वंचित समाज में सबसे पहले ब्राह्मण आएगा। गांव में आपको 50% पंडित जी के घर कच्चे मिलेंगे, लेकिन बहुत सी पिछड़ी जातियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की जाति का घर पक्का नहीं मिलेगा। आपको ट्रैक्टर भी मिलेगा, मोटरसाइकिल भी मिलेगी और बोलेरो जीप भी मिलेगी। तो अगर जातिगत जनगणना होती है और मानक तय किए जाते हैं तो हो सकता है ब्राह्मण आ जाए उस लाभ के तहत और हो सकता है कोई जात ना आए। तो जो हकीकत है उसको खुलासे में मैं नहीं समझता कि कोई इतराज़ होना चाहिए, लेकिन
जिन विद्वानों का इस बात पे चिंता है कि जातिगत अगर सेंसस के आंकड़े सामने आ गए तो समाज में और विघटन होगा, वो भी बहुत गलत नहीं है। लेकिन समाज में सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये दायित्व है कि ये इस बात को सही ढंग से रखा जाए, इसका लाभ लिया जाए, ना कि इसका दुरुपयोग किया जाए। हमारे साथ इस वक्त संजय दीक्षित जी मौजूद रहे। बहुत सारे सवाल हमने किए, बहुत सारे जवाब सुने। 2022 चूँकि ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, चुनाव अपने चरम पे है, पार्टियों ने प्रचार शुरू कर दिए हैं, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग समीकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हम लगातार इस पे और आगे अपडेट देते रहेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे जानने समझने की कोशिश करेंगे, विकास के मानकों को परखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।